हाँ तो लिखो, सबसे पहला नंबर लिखो। सूर्य एक तारा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी की दूरी बराबर होती है 1 खगोलीय इकाई। 1 खगोलीय इकाई, और 1 खगोलीय इकाई में कितना किलोमीटर होता है? करोड़ किलोमीटर। हाँ, 14.98 करोड़ किलोमीटर। लगभग में कहा जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, इतना हो जाएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा, सूर्य में जो है हाइड्रोजन गैस और कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम। तो हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 71%। हीलियम कितना है? 26.5%, ठीक है। उसके बाद से इसी में जो है अन्य गैसें अगर कहा जाए तो अन्य गैसें जो है वो 2.5% है। तीसरा हो गया। हाँ, सूर्य का सबसे चमकीला भाग, सूर्य का सबसे चमकीला भाग वो कौन सा है आपका? प्रकाश मंडल। पांचवा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड अर्थात 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। पांचवा चीज़ हो गया, ठीक है। छठवा क्या है आपका? कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। छवा जो है, लिख रहे हो ना? हाँ, सब बता दिए, खाली लिखना है। सूर्य के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को क्या बोलते हैं? अगर किलोमीटर बदलेंगे तो 3 × 10 का पावर कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इसी को लिख सकते हैं 3 पर कितना जीरो? 5 जीरो, और इतना किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इसी को बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये वाला याद रखना सब, ठीक है ना। चलो, इतना चीज़ें हो गया सूर्य के बारे में भी, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद से अगला, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, 7वां नंबर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, ठीक है। नाभिकीय संलयन, ठीक है। संलयन, ठीक है। नाभिकीय संलयन पर आधारित है सूर्य की ऊर्जा, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। और नाभिकीय संलयन दर्शाए थे 1H2 + 1H2 बराबर 12He4 इससे क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है, ठीक है ना। ये वाला इतना चीज़ें हुआ। और उसके बाद अगला, सूर्य की कुल आयु। सूर्य की कुल आयु 10 बिलियन, ठीक है। 10 बिलियन वर्ष। 10 बिलियन वर्ष। अब वर्तमान आयु कितनी है इसकी? वर्तमान आयु जो है 5 बिलियन वर्ष, ठीक है। इतना इसकी वर्तमान आयु है। हाँ, सूर्य का आयतन, ध्यान रखना, सूर्य का आयतन
सूर्य का आयतन पृथ्वी से, 13 लाख। हाँ सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना, पृथ्वी से 13 लाख गुना क्या है, बड़ा है। ठीक है, हाँ सूर्य का आयतन जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है, ठीक है। 13 लाख गुना क्या है आपका, अधिक है। ठीक है, इतना चीज़ें हो गया। उसके बाद से सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना अधिक है। ग्रेविटेशनल है ना, जो गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे उसका आना ज़रूरी होता है, वो ज़रूर नीचे आपका आएगा, तो उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना अधिक है, 28 गुना अधिक है। तो अगला पॉइंट करके लिख लेंगे। ठीक है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना अधिक है, 28 गुना अधिक है। ठीक है, हाँ सूर्य से निकलने वाली सौर विकिरण को क्या कहा जाता है, सूर्य से निकलने वाली सौर विकिरण, सूर्य से निकलने वाली सौर विकिरण सूर्य से निकलने वाली जो सौर विकिरण को विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं, सौर विकिरण को विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं, विकिरण कहते हैं। ठीक है, विकिरण कहते हैं। उसके बाद से सूर्य पृथ्वी की सतह पर कितने मिनट, 32 मिनट, यही था ना। हाँ तो अगला लिखेंगे कि सूर्य पृथ्वी की सतह पर, सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट, सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट के कोण पर सामने होता है, 32 मिनट के कोण पर सामने होता है, सामने होता है। ठीक है, उसके बाद सूर्य में एक काला धब्बा दिखाई देता है जिसे सौर कलंक कहते हैं। ठीक है, सूर्य में एक काला धब्बा दिखाई देता है जिसे सौर कलंक कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं। और इसका तापमान क्या होता है, 15 लाख डिग्री सेल्सियस, 1500 बताए थे ना। हाँ 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद से कुछ फिगर हमको बनाना है, पहले इसको उतार लो। उसके बाद से ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है आपका, इसमें एक और गोला होता है और इसके बीच, इस बीच वाले भाग को क्या बोला जाता है, कोरोना। इसी का एक और नाम होता है किरीट। ठीक है, किरीट। तो इसका जो टेम्परेचर होता है, तापमान, वो कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। और इसके बीच, ये जो बीच वाला भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, हाँ इसका जो, इसको बोलते हैं क्या हम, क्रोड, इसको क्रोड बोलते हैं। और इसका जो तापमान होता है 15 लाख डिग्री सेल्सियस, इसका जो तापमान होता है। ठीक है, उसके बाद एक और फिगर बनाए थे ना हम लोग,
और इसके बीच एक जो मौजूद होता है, इसके बीच क्या होता है, एक काला सा धब्बा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सौर कलंक बोलते हैं। तो उसके पहले देखो थोड़ा सा एक और फिगर यहाँ पे, ठीक है। इसके इधर ये जो होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सौर ज्वाला, ठीक है, सौर ज्वाला। ये जो होती है इसको क्या बोला जाता है, सौर ज्वाला है, ये सौर ज्वालाएं हैं। और बीच में जो ये काला धब्बा होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सौर कलंक। तो एक सौर ज्वाला और एक क्या हो गया, सौर कलंक हो गया। यानी कि सौर ज्वाला से सौर कलंक बनने में कितने वर्ष का टाइम लगता है, 11 वर्ष का टाइम लगता है। और उसके बाद से सौर कलंक से सौर ज्वाला बनने में भी कितना वर्ष लगता है, 11 वर्ष। और इन्हीं दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या कहलाता है, सौर चक्र कहलाता है, सौर चक्र कहलाता है। यानी कि सौर चक्र को पूरा सौर चक्र को बनने के लिए कितने वर्ष का टाइम लगता है, 22 वर्ष का टाइम लगता है। तो ध्यान रखना इस तरह से, ठीक है। यानी सौर चक्र को पूरा करने के लिए 22 वर्ष का टाइम लगता है। यानी सौर ज्वाला से अगर सौर कलंक बनाना है तो 11 वर्ष का टाइम लगेगा। अगर सौर कलंक से सौर ज्वाला बनाना है तो 11 वर्ष, कुल मिलाकर जो है 22 वर्ष का समय लगेगा। और इसी को हम लोग सौर चक्र के नाम से जानते हैं। तो ये फिगर बनाकर नीचे जो है इसको रख लो, हाँ ठीक है, हाँ ज्वालाएं। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है, बना लो फिगर को। एक और था ना, एक और भूल रहे हैं यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन तथा हीलियम का अनुपात क्या होता है, 3:1 होता है। इसको भी ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात क्या होता है, 3:1 होता है, ठीक। हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात जो होता है 3:1 होता है। पहले पढ़े थे, देखो खाली उनका नाम ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पहला क्लॉडियस टालमी थे आपके, फिर निकोलस कोपरनिकस के बारे में पढ़ लिया। क्लॉडियस टालमी ने बताया कि हमारा ब्रह्मांड जो है वो आपका पृथ्वी केंद्रित है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य, ग्रह और सूर्य क्या करते हैं, आपके चक्कर लगाते हैं उसके, ठीक है। लेकिन ये संकल्पना गलत कर दिया निकोलस कोपरनिकस ने, ठीक है ना। हाँ, इन्होंने कहा कि जो है हमारा सौरमंडल जो है, यानी कि सूर्य जो है सूर्य केंद्रित है, यानी सूर्य के चारों ओर ग्रह उपग्रह सभी क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। उसके बाद से गैलीलियो, जिन्होंने दूरबीन की सहायता से ग्रहों की क्या की थी, खोज की थी। उसके बाद से अगला नाम आता है हर्सेल, यानी विलियम हर्सेल। इन्होंने कहा था कि हमारा जो सौरमंडल है, ठीक है, एक गैलेक्सी का छोटा सा अंश है, विलियम हर्सेल ने बताया था। उसके बाद से हबल के अनुसार ब्रह्मांड लगातार क्या हो रहा है, फैल रहा है। उसके बाद से महाविस्फोट सिद्धांत, जॉर्ज लेमेंटर, ठीक है। यानी महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था, जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद से ब्रह्मांड में लगभग जो है 10 के पावर 11 गैलेक्सी है और उतने ही तारे हैं, यानी कुल मिलाकर गैलेक्सी कितनी हो जाएगी, 10 का पावर 22, ठीक। उसके बाद से बताए थे कि प्रत्येक, हाँ ये तो हो गया। लाइमन अल्फा ब्लाप्स, लाइमन अल्फा ब्लाप्स जो है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन है, लाइमन अल्फा ब्लाप्स, ठीक है। हाँ, उसके बाद से है एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा क्या है, तो एंड्रोमीडा जो है हमारे सौरमंडल का सबसे नज़दीकी गैलेक्सी है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे नज़दीकी गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमीडा। मंदाकिनी, जिस मंदाकिनी में हमारा गैलेक्सी, हमारा सौरमंडल स्थित है, उसे हम मंदाकिनी कहते हैं, जिसे मिल्की वे के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और यह जो है कैसी है, सर्पिलाकार है। उसके बाद से ओरियन नेबुला, यानी हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला भाग, तारा नहीं, क्या है, भाग। और नेबुला का अर्थ क्या होता है, तारों का झुंड होता है। उसके बाद से प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी सूर्य के बाद से दूसरा जो होता है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, यानी कि सौरमंडल के सबसे नज़दीकी तारा है। सूर्य भी तारा है, लेकिन ये भी एक तारा है जो सूर्य की तरह ही क्या होता है, चमकता है। उसके बाद से सिरियस डॉग स्टार, यानी कि हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला तारा, सिरियस या डॉग स्टार जिसको बोलते हैं, हमारी गैलेक्सी का, ठीक है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सिरियस डॉग स्टार। उसके बाद से ध्रुव तारा, ध्रुव तारा जो होता है हमेशा किधर चमकता है, हाँ उत्तर दिशा में चमकता है। बाकी आपके सूर्य के बारे में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे सूर्य के बारे में पूरा अच्छे से जानकारी आपको दी जा चुकी है, ठीक है। सूर्य के बारे में पूरा खत्म होता है। अब इसके आगे देखना है, और आगे अगला नंबर आता है आपका अब ग्रह, क्या आएगा, ग्रह आएंगे। अरे सूर्य तो हो गया, अब ग्रह ना पढ़ना है। हाँ तो चलो अब हेडिंग देंगे ग्रह, प्लानिट, ठीक है, ग्रह प्लानिट।
जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लानिट, ग्रह। कोई बताएगा ग्रह क्या होता है? खड़े होकर कोई बताएगा ग्रह क्या होता है? वो नहीं, हम पूछ रहे हैं ग्रह क्या होता है? ग्रह किसे कहते हैं? अरे आकार छोड़ो ना, वो तो ठीक है, निश्चित आकार होना चाहिए, उसका निश्चित घनत्व होना चाहिए, ठीक है। अपने तारे के चक्कर लगाते हैं चारों तरफ एक निश्चित। तो तारा कौन सा है? सूर्य है ना। तो ये बोलो कि अच्छा क्या पढ़े हो? एक बार और बोलो तो जरा। अरे सीधा सीधा बात है, हमारी पृथ्वी क्या है? ग्रह है ना। किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। तो परिभाषा तो यहीं से मिल गया तुम्हारा। वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। तो इतना सिंपल सा परिभाषा नहीं। हाँ, एक तो नियम होता है कि इसका घनत्व भी होना चाहिए, इसका आयतन भी होना चाहिए, ठीक है ना। और एक निश्चित कक्षा में क्या होना चाहिए? चक्कर लगाना चाहिए। अब ये नहीं कि अनियमित कक्षा में किसी में इसमें लगाया चक्कर तो फिर कूद कर दूसरे में चला जाएगा। और यही हाल हुआ था किसका? प्लूटो का, कि इसका ना घनत्व निश्चित था ना इसका आयतन निश्चित था, जिसमें मर्जी जो है जाकर चक्कर लगाता था, फिर अपनी कक्ष में जो है भाग कर आ जाता था। इसलिए इसको 2006 में इसको क्या कर दिए, सब हटा दिए, ठीक है। प्लूटो को हटा दिए, कहे कि भाई जब ऐसा काम करोगे तो एक IUA नमक क्या हटाकर जो है उसे दूसरी जगह विस्थापित कर दिया गया, उसे ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है, ठीक है। चलो जो भी है ग्रह, तो ग्रह में लिखेंगे, लिखो वे खगोलीय पिंड, वे खगोलीय पिंड, वे खगोलीय पिंड लिखना, वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर, जो सूर्य के चारों ओर, जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित, जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ में परिक्रमा करते हैं, निश्चित पथ में परिक्रमा करते हैं, निश्चित पथ में परिक्रमा करते हैं तथा इनका अपना कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं होता, तथा इनका अपना कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं होता, कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं होता। वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ में परिक्रमा करते हैं तथा इनका अपना कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, निश्चित आकार एवं घनत्व होता है, निश्चित आकार एवं घनत्व होता है, निश्चित आकार एवं घनत्व होता है। सभी बातें ग्रह से संबंधित आपके शामिल हो गई इसमें, ठीक है। ठीक है, उसको लिखना जरूरी नहीं है, बस इतना ही याद रखना कि वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों एक निश्चित पथ में परिक्रमा करते हैं तथा इनका अपना ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं होता है और निश्चित आकार व घनत्व होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब इस ग्रह में बताए थे, क्या बताए थे? ये आपका सूर्य है और सूर्य के बाद से क्या आता है? बुध, बुध के बाद से शुक्र, शुक्र के बाद से पृथ्वी, पृथ्वी के बाद से मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद से शनि, शनि के बाद से अरुण, अरुण के बाद से वरुण। यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? बुध। और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण होता है, ठीक है। ये इसका क्रम था। इसको बुध को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मरकरी, ठीक है, मरकरी। शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर और शनि को सैटर्न और अरुण को यूरेनस और उसके बाद से नेपच्यून। यानी कि ये इसके इंग्लिश नाम हो गए आपके, ठीक है ना। हाँ, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मंगल, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून,
ठीक। क्या है, क्या बोले हम? अरे ये मरकरी, वीनस, अर्थ, इसको मंगल बोले हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मार्स होता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब शुरुआती के 4, जरा ध्यान देना यहाँ पे। अब शुरुआती के जो 4 ग्रह होते हैं ना, इसको आंतरिक ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आंतरिक ग्रह बोला जाता है। और इसके लास्ट के 4 ग्रह को बाह्य ग्रह। ध्यान रखना, ये आंतरिक ग्रह होते हैं और ये क्या होते हैं? बाह्य ग्रह होते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे नीचे इसके ग्रहों के आकार। ग्रहों के आकार, तो ग्रहों के आकार, तो ग्रहों के आकार में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह आता है? सबसे बड़ा कौन सा आता है? हाँ, बृहस्पति आता है। सबसे बड़ा कौन सा होगा? बृहस्पति होगा। बृहस्पति के बाद से शनि, बृहस्पति के बाद से शनि, शनि के बाद से अरुण, और अरुण के बाद से वरुण, अरुण के बाद से वरुण आता है। हाँ, अरुण के बाद से वरुण नहीं आता है, ठीक है ना। शनि, अरुण, ठीक है। हाँ, वरुण है, ठीक है। हाँ, वरुण है, वरुण है। उसके बाद से, इसके बाद याद रखने का ईवीएम। ईवीएम नाम सुने हो? जो ईवीएम से वोट होता है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है। तो ईवीएम से ई से अर्थ हो जाएगा। ई से क्या होगा? अर्थ, यानी अर्थ का मतलब क्या है? पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद से भी से क्या हो जाएगा? वीनस। और वीनस का मतलब क्या होता है? शुक्र। और उसके बाद से ई, भी और एम का मतलब क्या होता है? मंगल। और लास्ट में और कुछ बचा है? बुध। यानी कि सबसे छोटा ग्रह कहा जाए तो कौन सा हो जाएगा? बुध होगा। आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ठीक। तो ये क्रम भी है, लिख लो नीचे, इस फिगर को बना लो, ठीक है। इसको आंतरिक ग्रह बोला जाता है, इसको बाह्य ग्रह बोला जाता है। और ग्रह के आकार आपको दे दिए गए हैं नीचे, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, उसके बाद ध्यान रखना, अगर पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। अब पृथ्वी देखो कितने नंबर का है? 5वें। यानी कि सबसे ग्रहों के आकार में सबसे बड़ा 5वां ग्रह कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि पृथ्वी पर रह रहे तो पृथ्वी के बारे में ध्यान होना चाहिए। वैसे हम पृथ्वी पे जो है अंतिम में बात करेंगे कि पृथ्वी क्या है, ठीक है, ये कैसी है कैसी नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करने वाले हैं आपके किसके? इसके नंबर, ठीक है। बुध पे बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले ग्रहों में किसके बात करेंगे हम लोग? बुध के। तो बुध क्या होता है? तो थोड़ा सा ऐसे समझ लो, ठीक है, कि सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा और नज़दीकी ग्रह, ठीक है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। आकार में सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? बुध है। तो 2 चीज़ें, सबसे छोटा ग्रह बुध ही है और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह भी क्या है? बुध है। उसके बाद से पूछता है कि यह जो है परिक्रमण काल, परिक्रमण काल एक होता है और एक परिभ्रमण होता है। देखना, परिक्रमण और एक क्या होता है? परिभ्रमण होता है। आप परिभ्रमण को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को घूर्णन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घूर्णन काल, ठीक है। यानी कि परिक्रमण का मतलब होता है किसी के चारों ओर क्या करना? चक्कर लगाना। और परिभ्रमण या घूर्णन का मतलब होता है कि अपनी अक्ष पर क्या होना? घूमना, ठीक है। जैसे लट्टू होता है, उसका क्या होता है? परिक्रमण करता है कि परिभ्रमण करता है? परिक्रमण, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि परिक्रमण जो होता है किसी अक्ष के परितः, यानी किसी दूसरे का क्या करना? चक्कर लगाना। और परिभ्रमण का होता है कि अपने ही अक्ष पर क्या करना? घूमना, ठीक है, गोल गोल। तो इसको हम लोग परिभ्रमण करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो सबसे परिक्रमण काल जो होता है आपका बुध का होता है, सबसे कम होता है। और कितने दिन होता है? 88 दिन होता है। यानी 88 दिन में जो है अपना एक चक्कर क्या कर लेता है? सूर्य का पूरा कर लेता है। सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में इसे कितना दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। और वही बात किया जाए पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन लगता है। इसलिए 365 दिन लगता है, उसी को 1 वर्ष हम लोग कहते हैं। और इसको मात्र कितना दिन लगता है आपको? 88 दिन में अपना एक चक्कर क्या कर लेता है? पूरा कर लेता है। यानी कि बुध पर आप जाकर रहेंगे तो वहाँ 88 दिन का ही आपका कितना साल हो जाएगा? 1 साल हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद जो है तीसरा नंबर जो है आपका, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध जो है बुद्धू है, ठीक है, इसीलिए इसके पास कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है। यानी कि बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है।
तो जब कोई उपग्रह नहीं है और इसका दैनिक तापांतर, ठीक है, दैनिक तापांतर का मतलब कि जो दिन और रात का जो ताप का अंतर होता है ना, वो बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना डिग्री? 600 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है इसका आपका दैनिक तापांतर होता है। तो दैनिक तापांतर सबसे अधिक किसका है? बुध का ही है, ठीक है, दिन और रात का जो मिलाकर होता है। उसके बाद बात करते हैं कि बुध पर कोई वायुमंडल है कि नहीं है? नहीं है। हाँ, बुध पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। बस इतना चीज़ें हमें बुध के बारे में क्या होना चाहिए, जानना चाहिए, जानना ज़रूरी भी है। कल इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे, इसको नोट करेंगे, ठीक है।